हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल जीएस ज्ञान में। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने बहुत से आदमी ने कल देखा होगा कि हम लाइव आए थे सेम टॉपिक पे, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो पूरा लाइव जो है नहीं चल पाया, पूरा टॉपिक नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा आज रिकॉर्ड फॉर्म में जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सेम टॉपिक है जो कि FCRA, जो कि अभी न्यूज में है, करंट टॉपिक है और ये इम्पोर्टेंट भी है। बहुत से एग्जाम में जो है पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि FCRA से जो है क्वेश्चन बना है। तो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से और कैसे जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए दोस्तों, और सबसे पहले ये देखिए, ये आपके सामने है, हिंदू का कटिंग है। 30 जुलाई का जो है ये 30 जुलाई 2026 का है। ये करंट में है टॉपिक, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 जो है पार्लियामेंट में पेश करने वाली है। अभी तक पेश नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं उसका जो है पूरा प्रोविजंस जो है अमेंडमेंट का वो पब्लिक डोमेन में आ गया है, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। और FCRA के बारे में जो भी कंप्लीट डिटेल्स होगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और यहाँ से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और यहाँ से जो है क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि हम वो टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम से रिलेवेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है हम इसमें स्लाइड बाय स्लाइड डिस्कस करेंगे कि क्या है ये। तो आगे बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्या है, FCRA बिल, उसी को लेकर जो है यहाँ क्रिटिकल एनालाइज किया गया है। ये जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं राज्यसभा का फॉर्मर, और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, वहां पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरा डिटेल्स में यहाँ पे द हिंदू में उन्होंने डिस्कशंस किया है कि इसका लिमिटेशंस क्या है, इसका प्रोन्स क्या है, कॉन्स क्या है, तो इस सब के बारे में डिस्कस किया है। तो और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि FCRA बिल जो है, FCRA जो है उसको कैसे मैनेज करती है गवर्नमेंट, क्या उसका प्रोन्स है, कौन से, सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए सेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। क्या है कि यहाँ जितने भी PDFs होंगे या जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए जाएंगे। @GS ज्ञान 123 ये सब कैपिटल में है, और यहाँ पे QR कोड है, इसको भी आप लोग स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी इसका जो हम पढ़ाएंगे उसका PDF भी मिलेगा, और जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जो है आप लोग के साथ जुड़ेंगे, और वहां पे इंफॉर्मेशन जो है हम लोग अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है FCRA। FCRA मीन्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये क्या होता है, इसका हिस्ट्री क्या है, वो लोग हम लोग समझते हैं। यहाँ पे स्लाइड में सब कुछ दिया गया है, लेकिन फिर भी हम आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग सुनिए, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको PDF चाहिए, टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देंगे, एक नोट फॉर्मेट में है, वो आप लोग को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग को एक सही वे में आपको बताएं ताकि आपको समझ में आए FCRA होता क्या है। FCRA आप लोग जानते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कहां पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विदेशी जो है अंशदान जो होता है उसका विधेयक है ये। कि अगर कोई NGO है, कोई सिविल सोसाइटी है, या किसी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो है फॉरेन से कंट्रीब्यूशन मिलता है, विदेशी चंदा मिलता है। मान लीजिए कोई संस्था है, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा तो एजुकेशन फील्ड से अगर रिलेटेड है तो प्रथम प्रथम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो एक NGO है जो कि एसर रिपोर्ट जारी करता है। वो क्या करता है, जितने झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं लोग, उनको क्या करता है, वो एक सही गाइडेंस, सही एजुकेशन जो है दिलाने का काम करता है। तो वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये हो गया प्रथम। ऐसे हर एक फील्ड में NGO है, एग्रीकल्चर में हो गया, या आपको ले लीजिए किसी तरह का हेल्थ में हो गया, तो सब तरह में सब अपना अपना NGO बनाए हैं सोशल वर्क के लिए।
अगर गवर्नमेंट जो चीज नहीं कर पा रही है उसको जो है एनजीओ जो है करती है, सेवा करती है, समाज के लिए काम करती है। अगर वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, गैर सरकारी संस्था है, वो क्या करती है, विदेश से चंदा आता है, फॉरेन कंट्री से बहुत डोनर है जो डोनेट करना चाहता है एजुकेशन फील्ड में, कोई करना चाहता है आपका एग्रीकल्चर फील्ड में, हेल्थ फील्ड में, तो वो डोनेट कर सकता है। विदेशी चंदा अगर मान लीजिए इंडिया में आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, कोई सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है ए, उसको जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो इंडिया में आ रहा है पैसा, तो उसको रेगुलेट करने के लिए इंडिया में कुछ प्रोविजंस होना चाहिए कि वो पैसा आ कहां से रहा है, जा कहां रहा है, उस पैसा का जो है यूटिलाइज कहां होगा। तो ये सब चीजें करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने क्या किया था, 1976 ईस्वी में जब इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने क्या किया था, एक एफसीआरए एक्ट लेकर आई थी 1976 में। इसका पर्पस क्या था, उनको गवर्नमेंट को लग रहा था कि जो फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जो हमारे देश में विदेशी पैसा आ रहा है, चंदा आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, वो ऑर्गेनाइजेशन उस पैसा को यूटिलाइज कहीं दूसरे फील्ड में कर रहा है, जैसे सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिया, जैसे सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया। मान लीजिए किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करने के लिए किया जाता है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाता है उस चंदे से। तो इस सब के लिए 1976 में क्या हुआ, एक लॉ इनेक्ट किया गया पार्लियामेंट के थ्रू, और उसमें बताया गया कि जो भी विदेशी से पैसा आएगा उसको हम रेगुलेट करेंगे कि ये सही मायने में सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया था, 1976 में ड्यूरिंग द इमरजेंसी एक एफसीआरए एक्ट लेकर आई और बताया गया कि इसको हम लोग जो भी चंदा आएगा उसको रेगुलेट करेंगे। तो ये मेन पर्पस था एफसीआरए का। आप लोग एफसीआरए समझ गए क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले 1976 में गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट के थ्रू लॉ लेकर आई कि जो भी फंड आएंगे उसको हम रेगुलेट करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1984 ईस्वी में गवर्नमेंट ने उसमें फिर से अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट में क्या किया कि जो भी फंड होगा, जो भी पैसे आएंगे, उसको क्या किया जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर कोई एनजीओ है, कोई संस्था चला रहा है, कोई सिविल सोसाइटी है, उसको गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट के जरिए क्या बताया कि आप अगर एनजीओ चला रहे हैं तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा उस संस्था को। तो ये लेकर आया 1984 में अमेंडमेंट। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे चलता रहा, इस पे कोई फोकस नहीं था। फिर लास्ट में क्या हुआ, 2010 में जो है जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, तो उस समय ने क्या किया, उन्होंने उस जो पिछला एक्ट था 1976 का और जो अमेंडमेंट आया था 1984 में, उसको रिपील कर दिया, उसको हटा दिया और नए सिरे से जो है 2010 में एक पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ लेकर आया गया, एक बिल लेकर आया गया, विधेयक बनाया गया 2010 में। रिपील्ड किया गया किसको, 1976 वाले एक्ट को, और नया प्रोविजंस लाया गया इस एक्ट के जरिए। तो वही हम लोग आज समझेंगे पूरा डिटेल्स में कि 2010 का जो प्रोविजंस है वो क्या है, और वही जो प्रोविजंस है, मेन प्रोविजंस 2010 का, वो अभी तक चल रहा है। उसमें बहुत से अमेंडमेंट हुए हैं, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी जो है गवर्नमेंट उसमें फिर से अमेंडमेंट करने के लिए एक पार्लियामेंट में बिल ला रही है, तो उसमें क्या प्रोविजंस है वो भी देखेंगे, इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो भी जानेंगे, और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए फायदा है या उसको और दबाने की कोशिश कर रही है, तो ये सब भी हम लोग जानेंगे। तो 2010 का जो मेन प्रोविजंस है उसको हम लोग अब समझते हैं कि इसमें जो है मेन प्रोविजंस क्या क्या। तो ये है एफसीआरए जो है, कंट्रीब्यूशन जो है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। इस पे जो है हम लोग अब चर्चा करेंगे कि इसका 2010 में जो है क्या मेन प्रोविजंस है, इसको जो है धीरे धीरे कैसे अमेंडमेंट किया गया इस बिल को, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसी पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। तो देखिए मेन जो ऑब्जेक्टिव था इस एफसीआरए एक्ट 2010 का, उसका क्या था, देखिए सबसे पहले यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है।
मान लीजिए कोई संस्था है ए, वो पैसा ला रही है, मान लीजिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसको मिल रहा है, सपोज मान लीजिए 10,000 मिल रहा है, 10,000 रुपया मिल रहा है, और वो 10,000 रुपया को कहाँ पे यूज करने के लिए, उसका संस्था जो है किस लिए बना है, सपोज एजुकेशन के लिए बना है, हम एजुकेशन फील्ड मान लेते हैं। लेकिन वो पैसा क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। मान लीजिए इस पैसा को एजुकेशन के अलावा कहीं दूसरे जगह, या मतलब एंटी नेशनल जो है प्रोटेस्ट में या इस तरह से खर्चा किया जा रहा है, तो उसी को रेगुलेट करने के लिए इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वही था कि नेशनल सिक्योरिटी में इसका जो है इस पैसे का उपयोग ना हो। जहां से पैसा आया है और जिस पर्पस से आया है वो पर्पस जो है फुलफिल हो, इसीलिए लॉ लेकर आया गया। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि वही था कि नेशनल सिक्योरिटी पे किसी तरह का थ्रेट ना आए, तो इसीलिए प्रिवेंट करने के लिए जो है ये एक्ट लाया गया। तो पहला ऑब्जेक्टिव था नेशनल सिक्योरिटी के लिए। दूसरा इसका एक ऑब्जेक्टिव था क्या, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, टू इंश्योर दैट फॉरेन फंड्स आर यूटिलाइज्ड स्ट्रिक्टली फॉर स्टेटेड पर्पस। आपको जो पर्पस के लिए पैसा आया है उसी पर्पस में जो है खर्च होना चाहिए। जैसे आपका कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो, कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे इंडिविजुअल हो, कल्चरल पर्पस के लिए हो, तो जिस पर्पस के लिए आया है उसका जो है यूटिलाइजेशन वहीं पे होना चाहिए। यही अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। पहला हो गया नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा हो गया अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना है, और तीसरा हो गया मॉनिटरिंग कि ये जो फंड आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि जो भी विदेशी चंदे आ रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस या जो भी एनजीओ को मिल रहे हैं, उसको मॉनिटरिंग करना गवर्नमेंट का काम है कि कैसे इसको सही ढंग से मैनेज करें कि जो पर्पस है वो फुलफिल हो और हमारा जो है नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर इस सब का भय भी नहीं बना रहे और सही से मैनेज हो, जनता के लिए काम हो, सही डायरेक्शन में काम हो। तो यही मेन इसका तीन उद्देश्य था, नेशनल सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड उस पैसा को सही से मॉनिटरिंग करना। तो ये समझ गए मैन फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010 का जो है मेन ऑब्जेक्टिव था। अब समझते हैं इसमें प्रोविजंस क्या क्या लाए गए। 2010 में जो लाया उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। अगर कोई लॉ आता है तो उसमें गाइडलाइंस होते हैं, उसमें प्रोविजंस होते हैं कि किस तरह से आपको उस पैसा को यूज करना है, कैसे उस चीजों को मैनेज करना है। तो वो आगे देखते हैं, आगे स्लाइड में देखिए मेजर्स प्रोविजंस फीचर्स। इसका मेजर प्रोविजंस क्या है, सबसे पहला है प्रोहिबिटेड कैटेगरीज। मतलब जो विदेशी चंदा आ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सब ले सकते हैं या सबका मतलब अधिकार है, कोई भी इंडिविजुअल्स या कोई ले सकता है। इसमें रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि कौन आदमी ले सकता है, कौन एनजीओ ले सकता है और कौन जो है नहीं ले सकता है। तो इसमें जो है विदेशी धन लेने पर पूर्ण प्रतिबंध कहां कहां पे लगाया गया है, कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है। तो इसमें बात की गई है इस एक्ट के जरिए, प्रोविजंस है पहला प्रोविजंस कि प्रोहिबिटेड कैटेगरी को रखा गया है कि चंदा जो है कौन लेगा और कौन नहीं लेगा। तो यहाँ पे कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले है, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, तो वो नहीं ले सकता है। मींस कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द इलेक्शंस, खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, वो नहीं ले सकता है। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, एमपी एमएलए, वो प्रोहिबिटेड है, वो नहीं ले सकता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तीसरा जो है पॉलिटिकल पार्टी और देयर ऑफिस बेयरर, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, चाहे रीजनल हो चाहे नेशनल हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता है। तीसरा जो है जज हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो गया, या किसी तरह का पब्लिक सेक्टर का जो है कॉरपोरेशन हो गया, वो सब जो है यहाँ से हटाया गया है कि ये सब जो है चंदा नहीं ले सकता है। इसके बाद जैसे जर्नलिस्ट हो गया, कार्टूनिस्ट हो गया, एडिटर हो गया, न्यूज़पेपर का ऑनर हो गया, संपादक हो गया, तो ये सब जो है यहाँ से प्रोहिबिट किया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउ टू टेक द एफसीआरए फंड। तो आपको इसमें से भी क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा कि कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं।
कि कौन आदमी इसके लिए एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो यहाँ पे पूर्ण रूपेण क्या किया गया है, इस सब को बैन किया गया है, ये सब आदमी नहीं ले सकता है। पॉलिटिकल पार्टी, एमपी, एमएलए, जर्नलिस्ट, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ये सब जो है नहीं ले सकता। तो पहला प्रोविजंस जो है यहाँ पे यही कहता है कि जो कौन इसमें चंदा नहीं ले सकता है। अब दूसरे स्लाइड में देखते हैं इसका प्रोविजंस, दूसरा प्रोविजंस क्या कहता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन एंड प्रायर परमिशन, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने रखा है, कोशिश किया है कि जो हिंदी वाले हैं चाहे जो इंग्लिश वाले हैं, दोनों के लिए जो है ये जरूरी है। तो दोनों को यहाँ पे कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो हिंदी में ही आप लोग को समझाऊं ताकि आप लोग को भी समझ में आए। बाकी पीपीटी बना हुआ है, आपको पीडीएफ चाहिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सब। तो मेन मुद्दा है यहाँ पे आपको समझना, टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। जब आप समझ जाओगे तो यहाँ से जब एक बार आप गो थ्रू करोगे, पढ़ोगे, तो आपको रिलेट कर पाओगे, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इजिली जो है सॉल्व कर पाओगे। तो अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तब आपको समझ में आएगा। बाकी पीपीटी आपका जो है नोट, ये तो धड़ल्ले पड़ा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन चीज है उसका हिस्ट्री समझना है, उसका क्या प्रोविजंस है, इस अमेंडमेंट में क्या हुआ, गवर्नमेंट अभी क्यों लाना चाह रही है, तो ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये अभी न्यूज में है तो इसीलिए मैं सोचा ये लाना जरूरी है। FCRA इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रोविजंस इसका क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रायर परमिशन। मींस अगर आप कोई संस्था चला रहे हो, कोई एनजीओ चला रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कहां पे रजिस्ट्रेशन, परमानेंट रजिस्ट्रेशन। मींस अंडर द FCRA एक्ट यू हैव टू रजिस्टर्ड if you are running the organizations, even NGO, civil society and other नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कहां पे, MHA के पास, मींस होम मिनिस्ट्री के पास जो है, होम मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स, MHA के पास आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। तो इसमें ये 2010 में ही प्रोविजंस रखा गया कि अगर आप संस्था चलाते हैं, कोई भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, सिविल सोसाइटी चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा विथ MHA। तो ये पहला प्रोविजंस। दूसरा प्रोविजंस में ये पहला है। प्रायर परमिशन, प्रायर परमिशन का क्या मतलब हुआ, सपोज आप एक एनजीओ हैं, सपोज कोई एनजीओ है, कोई एनजीओ है, वो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, सपोज मान लीजिए नॉट रजिस्टर्ड है, वो चाहता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना किसी स्पेशल केसेस में, या कोई जरूरत है, कोई उसको चंदा दे रहा है, तो उस केसेस में क्या करना पड़ेगा, आप रजिस्टर्ड तो है नहीं, तो आप कैसे लेंगे चंदा। तो उस केस में जब गवर्नमेंट आपको परमिशन दे देगी, या गवर्नमेंट को आप रिक्वेस्ट करिएगा MHA से कि सर मुझे ये पर्पस के लिए पैसा चाहिए, अभी मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, कुछ दिन के बाद या जो भी होगा मैं अपना रजिस्ट्रेशन दाखिल कर रहा हूं, तब तक मुझे चंदा की जरूरत है, इस फील्ड में हम काम कर रहे हैं जेन्युइनली। तो अगर आपको लगेगा, MHA को या मतलब गवर्नमेंट को लगेगा कि वाकई में जेन्युइन है, ये जो है काम करना चाहती है, रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, कुछ दिन बाद जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब तक आप जो है चंदा ले सकते हैं। इफ गवर्नमेंट मतलब अगर आपको गवर्नमेंट परमिशन दे देती है, तो उस केस में जो है आप चंदा ले सकते हैं। यहाँ पे ये भी प्रोविजंस दिया गया है। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इन स्पेशल केसेस आप फंड लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट का परमिशन जरूरी है। तो यहाँ पे यही दो प्रोविजंस बात की गई है दूसरा में, रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन में। देखिए हिंदी में भी दिया गया है, अस्थाई पंजीकरण आपको करवाना पड़ेगा गृह मंत्रालय में, और दूसरा है पूर्वानुमति। प्रायर परमिशन मतलब पूर्वानुमति, पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, इसके बाद आप फंड को ले सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, यदि संगठन पंजीकृत नहीं है, हमने बताया अगर संगठन पंजीकृत नहीं है, तो उसे किसी विशेष विदेशी दाता से एक निश्चित राशि प्राप्त करना क्या है, प्राप्त करने के लिए सरकार से पूर्वानुमति लेना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको गवर्नमेंट अगर परमिशन दे देती है तो आप चंदा ले सकते हैं, आप डोनेशन ले सकते हैं। तो ये दूसरा प्रोविजंस हो गया 2010 एक्ट का। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए तीसरा क्या कहता है,
बैंक अकाउंट एंड फंड यूटिलाइजेशन। आप चंदा ले रहे हैं, मान लीजिए आप एनजीओ हैं, कोई संस्था है, आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया गया है, डिजिग्नेटेड बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास, कि गवर्नमेंट को आप बताइए, सपोज मैं बैंक ऑफ इंडिया में मेरा खाता है, एफसीआरए खाता, वहां मैं फंड लेना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि आप किस अकाउंट में जो है खाता पैसा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंडेटरी है कि आपको जो है एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसमें आपको विदेशी पैसा आएगा और वो बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि इस अकाउंट में जो है आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है। तो यहाँ पे अकाउंट जरूरी था, एमएचए को बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये नोडल मिनिस्ट्री है, एफसीआरए कंट्रोल करती है होम मिनिस्टर, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है जो एफसीआरए को कंट्रोल करता है, मॉनिटरिंग करता है। तो यहाँ पे होम मिनिस्टर है, होम जो है यहाँ पे गृह विभाग जो है वो देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये याद रखना है। यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, रिसीव फंड मस्ट बी यूज एक्सक्लूसिवली, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ वहीं पे यूज करना है उस पैसा को जिसके लिए आप वो पैसा लिए हैं, जिसके लिए आप वो फंड लिए हैं। तो यहाँ पे मेन प्रोविजन जो दिया गया है, बैंक खाता होना चाहिए, और दूसरा आपको जो पैसा आ रहा है वो सही जगह पे यूटिलाइज होना चाहिए, जिस पर्पस के लिए आप लिए हैं वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। तो ये इसका था 2 पॉइंट। हिंदी में भी दिया गया है, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों है, आपको जो सुटेबल लगता है वो देख सकते हैं, सब पीपीटी में दिया गया है। आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूटिलाइजेशन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, प्राप्त धन का उपयोग केवल उसी उद्देश्य जैसे शिक्षा स्वास्थ्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए वह मिला है। स्वाभाविक बात है, आप फंड ले रहे हो किसी और चीज के लिए और यूटिलाइज कर रहे हो कहीं और, तो ये नहीं हो सकता। इसी के लिए तो गवर्नमेंट लेकर आई थी एफसीआरए एक्ट कि आप फंड को डाइवर्ट नहीं कर सको, आप फंड को सही जगह यूटिलाइज कर सको, इसीलिए ये एक्ट लेकर आई थी। तो तीसरा प्रोविजन हमने देख लिया, बैंक खाता होना चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन जो है सही पर्पस के लिए होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं चौथा पॉइंट पे। चौथा में क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ फॉरेन फंड्स। यहां पे समझने की जरूरत है, सब लिखा हुआ है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे आपको समझना है। देखिए चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सपोज एक एनजीओ है या सिविल सोसाइटी है, ए क्या है, रजिस्टर्ड है, क्या है, ए रजिस्टर्ड है। एक ऑर्गेनाइजेशन है बी जो कि नॉट रजिस्टर्ड, मतलब रजिस्टर्ड नहीं है। इसमें क्या होता था पहले जब इस तरह के लॉ नहीं थे, तो मान लीजिए ए कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, विदेशी फंड ए के पास आ रहा है, लेकिन ए क्या करता था, उस पैसा को डाइवर्ट करके अगर कोई बी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी वो पैसा अपना ट्रांसफर कर देता था। कोई उसका मतलब उसी का है या कोई दूसरा मतलब ग्रुप है, एनजीओ है, तो उसको वो पैसा ट्रांसफर कर सकता था, कोई जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो इसीलिए इस एक्ट में क्या किया गया, उसको हटाया गया क्लियरली कि आपके पास अगर पैसा आ रहा है, यू आर द ऑनर, यू आर द ऑर्गेनाइजेशन, ओनली यू, सपोज ए जो है एनजीओ है, सिर्फ आप ही यूज कर सकते हैं उस पैसा को कहीं और दूसरे एनजीओ के पास डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये मेन प्रोविजंस लेकर आया गया। तो इसमें क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी आई, लिमिटेशन आया, और गवर्नमेंट को मैनेज करने में भी जो है यहाँ पे सुविधा हुआ कि फंड कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कुछ पता नहीं चलता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर ए के पास आ रहा है तो ए ही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उस पैसा को यूज करने के लिए, सही पर्पस सही डायरेक्शन में यूज करने के लिए। तो ये प्रोविजन आया, देखिए, नॉट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल can transfer fund received via foreign contribution to any other organization or individuals that is not registered under FCRA Act। मतलब ये होता था पहले, अगर रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी ग्रुप ए ग्रुप बी को पैसा ट्रांसफर कर देता था। तो ये चीजें यहां से हटा दिया गया है। देखिए हिंदी में भी दिया गया है, विदेशी फंड
कि हस्तांतरण पर रोक मतलब ट्रांसफर पे रोक लगाया गया। कोई भी पंजीकृत संगठन या व्यक्ति विदेशी चंदे से प्राप्त राशि को किसी दूसरे ऐसे संगठन या व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता है जो एफसीआरए के तहत पंजीकृत नहीं है। अगर ए है, बी भी होना चाहिए, तब जाकर आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर बी रजिस्टर्ड नहीं है तो वहां पे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो चौथा प्रोविजंस आपको देख लिए कि फंड का जो है फॉरेन फंड का ट्रांसफर पे रोक लगाया गया। तो ये था चौथा प्रोविजंस। अब आगे देखते हैं पांचवा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्या कहता है? फाइलिंग रिटर्न्स एंड ऑडिट्स। स्वाभाविक है, हम लोग भी आप लोग भी जो भी इनकम टैक्स के दायरे में आता है या जो भी जॉब करते हैं, बिजनेसमैन है, उसको क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को फाइलिंग करना पड़ता है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है एवरी ईयर आपको जो है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो आपको फाइलिंग करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्या बताना पड़ेगा? रजिस्टर्ड एंटिटी को क्या है? मैंडेटरी है, आपको जो है फाइलिंग करना पड़ेगा, जरूरी है, आपको बताना पड़ेगा कि आपका पैसा आया कहां से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द फंडिंग, आप यूटिलाइज कहां पे करोगे, आप उसका पर्पस क्या है, वो सब चीजें जो है आपको गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल में और जब ऑडिट होगा तो आपको जानकारी देनी है। इट मस्ट दिस रिटर्न मस्ट कंटेंट कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग द रिसीव्ड सोर्सेस, आपका पैसा आ रहा है उसका डिटेल्स, सोर्स क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, आप खर्चा कहां कर रहे हो, तो पूरा डिटेल्स जो है गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो ये जो है पांचवा जो है रूल लाया गया 2010 के एफसीआरए एक्ट के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ हिंदी में भी दिया गया है और इंग्लिश में भी, तो आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या प्रोविजंस है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न करना पड़ेगा और ईयरली आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो ये चीजें था यहाँ पे। अब आगे देखते हैं छठा प्रोविजंस क्या कहता है? सस्पेंशंस एंड कैंसिलेशंस। गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी है, इस एक्ट के जरिए उसको पावर दिया गया है गवर्नमेंट को कि अगर कोई संस्था कानून का उल्लंघन करता है, सही जो है गाइडलाइन फॉलो नहीं करता है, तो उसको क्या किया जा सकता है? सस्पेंशन और कैंसिलेशन किया जा सकता है उसके रजिस्ट्रेशन को। जैसे सस्पेंशन में द गवर्नमेंट कैन सस्पेंड एन ऑर्गेनाइजेशन एफसीआरए सर्टिफिकेट फॉर मैक्सिमम ऑफ 180 डेज, मतलब 6 महीने के लिए जो है आपको सस्पेंस कर सकता है। अगर आप नहीं माने, नहीं सुधरे, आप जो है ज्यादा जो है कानून का जो है उल्लंघन कर रहे हैं, आप सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उस केस में आपको कैंसिलेशन भी कर सकता है, आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। तो ये पावर दिया गया गवर्नमेंट को इस एक्ट के जरिए। तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं, ये तो समझ लिए 2010 का जो था, 2010 का एफसीआरए एक्ट था, वो 2010 का 2010 में क्या क्या प्रोविजंस थे। अब समझते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें अमेंडमेंट किए। मान लीजिए कोई कमी रह जाती है, अमेंडमेंट का मतलब उसमें क्या किया गया? सुधार किया गया। तो उसमें अगर मान लीजिए कोई कमी रह गई है तो उसको फिर से अपडेट करेगा गवर्नमेंट। तो यहाँ पे लैंडमार्क जो है वैसे 16 में भी हुआ, 18 में हुआ, 20 में हुआ, 22 में हुआ, तो ये अमेंडमेंट सब हुए हैं। लेकिन लैंडमार्क अमेंडमेंट जो हुआ 2020 में, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट ने एफसीआरए एक्ट को 2020 में अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट के जरिए 3 पॉइंट निकल के आए हैं। ये क्या आया? एसबीआई ब्रांच। पहले क्या था 2010 में? 2010 में था आपको एनी बैंक अकाउंट, कोई भी खाता, आप किसी भी बैंक अकाउंट में खाता खुलाकर गवर्नमेंट को, एमएचए को आप क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि मेरा इस बैंक में खाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर क्या किया? 2020 के अमेंडमेंट के जरिए मैंडेटरी कर दिया कि आप जो भी संस्था चला रहे हैं, कोई भी एनजीओ हो, कोई भी एनजीओ हो, कोई भी सिविल सोसाइटी हो, उसको क्या है? मैंडेटरी आपका एसबीआई में खाता होना चाहिए। वो भी कहां पे? दिल्ली हेड ब्रांच। दिल्ली हेड ब्रांच में आपका खाता होना चाहिए। संसद मार्ग में जो है हेड ब्रांच, वहां पे ही आपका पूरा देश का जितने भी एनजीओ चलते हैं, जितने भी सिविल सोसाइटी हैं, जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं,
उसका मैंडेटरी जो है एसबीआई दिल्ली हेड ब्रांच में अकाउंट होना चाहिए। वहीं अगर आपका खाता है तभी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को थोड़ा ये हुआ कि चलिए भाई एसबीआई में खाता है, एक ही जगह खाता है, एक ही ब्रांच में खाता है, तो उसको हैंडल करने के लिए उसको सुविधा मिला गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी लाया गया। इसके बाद क्या किया गया, आधार को मैंडेटरी किया गया, आइडेंटिफिकेशन कंपलसरी किया गया यहाँ पे फंक्शनरी के लिए, कि आप मतलब उस ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन से आदमी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसका आधार का आइडेंटिफिकेशन किया गया। तो ये जरूरी था। इसके बाद क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव कैप, एडमिन कैप को, जो भी एडमिन कैप का मतलब, सपोज इसको मिटा देता हूं, सपोज आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपके एनजीओ में आ रहा है, मान लीजिए मैं सपोज एग्जांपल के तौर पे 100 रुपया आ रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो पहले क्या था, आप इस 100 रुपया में से 50 रुपया जो है आप क्या कर सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए आप खर्च कर सकते थे। मतलब आपका जैसे ऑफिस हो गया, स्टाफ हो गया, तो इस तरह के खर्चा में से, उस फॉरेन फंड में से आप 50% जो है आप खर्चा कर सकते थे। गवर्नमेंट आपको अलाउ किया था 2010 के जरिए कि आप 50% जो है खर्चा कर सकते हैं। लेकिन इस लैंडमार्क 2020 के जरिए यहाँ पे कैप लगा दिया गया। क्या कैप लगा दिया गया कि आप 50% जो है आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में खर्च नहीं कर सकते हैं। तो कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पे 20% किया गया, घटाकर 30% घटा दिया। आप सिर्फ 100 में से 20 रुपया जो है आप ऑफिस के लिए, आप स्टाफ के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस हो उस संस्था को चलाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20% ही खर्चा करना है। बाकी 80% जो है आपको कहाँ खर्चा करना है, जो आपका पर्पस है, जिस पर्पस के लिए आप पैसा लिए हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, तो कोई भी फील्ड हो, आप सिर्फ 20% एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च में यूज कर सकते हैं। तो ये तीन जो है मेन इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। क्या किया गया, एसबीआई मेन ब्रांच दिल्ली में आपका खाता होना चाहिए इस 2020 के जरिए, आधार कार्ड को मैंडेटरी किया गया, और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च पे क्या किया गया, एक कैप लगा दिया गया कि आप 50% से घटाकर उसको 20% किया गया। तो ये था जो है 2020 का अमेंडमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको एग्जाम में जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कि आपका क्वेश्चन दे देगा इस तरह से कि एफसीआरए अकाउंट जो है भारत के पूरे इंडिया में किसी भी बैंक खाता में आपका अकाउंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कहाँ है, दिल्ली मेन ब्रांच में ही आपका खाता होना चाहिए। तो ये चीजें याद रखना है आपको। अब आगे देखते हैं अमेंडमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो है 2026 का। अभी जो है गवर्नमेंट लेकर आ रही है, और जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2026 का, ये जो है अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर गवर्नमेंट इतना अमेंडमेंट करने के बाद भी क्या जरूरत पड़ गई कि 2026 में भी फिर इसको अमेंडमेंट करने की जरूरत है, इसमें और क्या स्ट्रिक्टर प्रोविजंस लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे या इसका की फीचर्स क्या बताया गया है। डेजिग्नेटेड ऑथोरिटी, मतलब ये पब्लिक डोमेन में है, बिल अभी जो है लोकसभा में या जो भी है संसद में नहीं आया है, लेकिन गवर्नमेंट इसको लाने की प्लान कर रही है। अब कब लाएगा वो गवर्नमेंट जाने, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका जो है प्रोविजंस क्या है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। तो यहाँ पे है डेजिग्नेटेड ऑथोरिटी सेट कर रही है। मतलब अगर आपका क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज मान लीजिए आप उस ऑर्गेनाइजेशन का, आपका जो है लाइसेंस रद्द हो गया या सस्पेंशन हो गया है, मतलब उसका जो है रजिस्ट्रेशन आपको रद्द कर दिया गया किसी कारणवश, या आप रिन्यूअल नहीं कर पाए, तो उसको क्या होगा, गवर्नमेंट जो है पूरा एसेट्स को जो है अपने अंदर में ले लेगी। गवर्नमेंट के अंदर में वो संस्था चली जाएगी और गवर्नमेंट ही उस संस्था को ऑर्गेनाइज करेगी। तो यहाँ पे ये लेकर आया गया है, ये काफी कंट्रोवर्शियल है, और यहाँ पे सिविल सोसाइटी एनजीओ का प्रतिक्रिया भी आ गया है बहुत, कि आप मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है नहीं चले, एनजीओ नहीं चले, उस पर दबाव बनाया जा रहा है। उसका
एसेट्स जो है उसको जो है अपने कब्जे में लिया जा रहा है। तो ये कंट्रोवर्शियल है। तो देखिए आगे क्या होता है, बिल पास होता है क्या होता है, तो वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है देखिए, हिंदी में दिया गया है पूरा। यहाँ पे मुख्य विशेषता जो है नामित प्राधिकारी, मतलब एक सेंट्रल लाइसेंस समाप्त होने पर विदेशी योगदान को जो है क्या किया जाएगा, भौतिक संपत्ति फिजिकल एसेट्स को पूरी तरह से जो है गवर्नमेंट अपने कब्जा में ले लेगी, अस्थाई या अस्थाई रूप से, पूर्ण रूप से अपने अंदर में ले लेगी। लेकिन ये पहले भी था लेकिन अस्थाई था, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या किया गया है, यहाँ पे अस्थाई भी कर दिया गया है और अस्थाई। देखिए आंशिक रूप से विदेशी फंड और निगरानी करने और उनका निपटारा करने के लिए केंद्रीकृत निकाय बनाया गया है। तो यहाँ पे पूरी तरह से अगर आपका कैंसिलेशन हो जाता है रजिस्ट्रेशन, तो आपको क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट अपने अंदर में ले लेगी। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, पंजीकरण की स्वतः समाप्ति। किस केस में जो है पंजीकरण स्वतः समाप्ति हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे यदि 5 साल की वैधता समाप्त होने पर इसका जो है एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन जो होता है 5 सालों के लिए वैध होता है, ये भी चीजें याद रखना है। तो 5 साल के बाद जो है अगर आप रिन्यूअल नहीं करवाते हैं या गवर्नमेंट आपको किसी कारणवश या आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं क्राइटेरिया, तो गवर्नमेंट जो है आपका जो है 5 साल के बाद रिन्यूअल नहीं करता है मान लीजिए, तो उस केस में क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा, स्वतः माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो ये बिल लेकर आई है, तो पंजीकरण समाप्त माना जाएगा 5 साल के बाद। संपत्तियों पर कब्जा, जो कि हम लोगों ने चर्चा किया था, पंजीकरण रद्द या नवीनीकरण न होने पर, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन मान लीजिए रिन्यूअल नहीं हुआ, उस केस में क्या होगा, नहीं होने पर संपत्तियां अस्थाई रूप से प्राधिकरण के पास जाएगी, मतलब अस्थाई रूप से। लेकिन पंजीकरण बहाल न होने पर, अगर पंजीकरण के लिए अप्लाई कर दिए, रिन्यूअल कर दिए, रिन्यूअल हो गया तो कोई बात नहीं है, आपका जो है फिर से जो है वो संपत्ति आ जाएगा। लेकिन रिन्यूअल नहीं होता है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देती है किसी कारणवश, तो आपका क्या होगा, अस्थाई रूप से जो है आपका जो भी संस्था है या इंस्टीट्यूट है, आपने एनजीओ में कोई मान लीजिए स्कूल बनाया है, कोई हॉस्पिटल बनाया है, तो उसका जितना संपत्ति होगा वो क्या हो जाएगा, वो गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। यहाँ पे पूरा गवर्नमेंट का कब्जा हो जाएगा उस पे, संपत्ति पे। तो यही जो है कंट्रोवर्शियल है, और उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी बेच देगी या किसी उसका जो भी संपत्ति होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड में चला जाएगा। तो ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। अब देखिए इस पे क्या होता है, जब बिल पास होगा, जब सदन में चर्चा होगा, तब इस पे आगे बात करते हैं, इसमें कुछ चेंजेज होते हैं या सेम यही प्रोविजंस गवर्नमेंट लेकर आती है। तो यही मेन जो है 2026 का डिबेटेबल पॉइंट है, और इसी पे डिबेट चल रहा है, सभी का प्रतिक्रिया आ रहा है, सभी एनजीओ का या जो भी सोशल एक्टिविस्ट है उसका जो है प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है। तो आगे हम लोग बात भी करेंगे कि इसका प्रॉन्स क्या है, कॉन्स क्या है, तो ये भी हम लोग समझेंगे। और सजा का बदलाव, चौथा पॉइंट इसमें क्या किया गया है, कानून के उल्लंघन मिलने पर अधिकतम जेल सजा पहले 5 साल था, पहले क्या था 5 साल था, उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 1 साल कर दिया गया है। तो ये चीजें याद रखना, अगर एफसीआरए का कोई उल्लंघन करता है, इसका जो भी लॉ एंड कानून तोड़ता है, उसको पहले सजा था 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। अब इस एक्ट के जरिए, इस प्रोविजंस जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट लेकर आ रही है, उसके जरिए इसका सजा घटाकर 1 साल कर दिया गया। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो संपत्तियों का कब्जा है और ये नामित प्राधिकरण जो बैठाया गया है कि गवर्नमेंट का कब्जा हो जाएगा उस पे, इसीलिए जो है बवाल मचा हुआ है और इसीलिए जो है इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस अमेंडमेंट को। तो आगे देखते हैं क्या होता है इस पे। देखिए अब आगे देखते हैं कि इसका इशू और कंसर्न क्या है, इस 2026 का जो भी है 2026 का अमेंडमेंट गवर्नमेंट लेकर आ रही है, उसका क्या इशू है, क्या कंसर्न है, क्यों लोग जो है मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस अमेंडमेंट को। तो यहाँ पे सिविल सोसाइटी पुश बैक, मतलब कहा जा रहा है क्रिटिक्स के द्वारा, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या एनजीओ है या मतलब सिविल जो मतलब सिविल ये का सोसाइटी का जो है सोशल एक्टिविस्ट है, वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि वो चाहते नहीं है कि एनजीओ जो है प्रॉपरली काम कर पाए, या जो जिस फील्ड में अगर वो मतलब संस्था चल रही है, जो भी एनजीओ हैं
उसको जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रेशराइज कर रही है, उसको सही फंक्शनिंग नहीं किया जा रहा है इस अमेंडमेंट के जरिए। तो पुश बैक मतलब उसको बैकफुट पर लेकर जाना चाहती है गवर्नमेंट, तो ये कहना है। इसके बाद है एग्जिट बैरियर। इसका कंसर्न एक और है, गवर्नमेंट को इस एक्ट के जरिए लाया है कि अगर मान लीजिए मैंने 5 साल ये संस्था चलाई, ठीक है, 5 साल मैंने एनजीओ चलाया, उसके बाद जो है मैं रिन्यूअल नहीं कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि चलिए आप रिन्यूअल नहीं कराएं, जो भी संपत्ति है उसको उसी तरह से यूटिलाइज करें, या जो भी सोशल सर्विस हो रहा है हो रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आप वैसे नहीं हट सकते हो। आप अगर एग्जिट करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्रिवेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एग्जिटिंग एफसीआरए नेटवर्क विदाउट फॉरफिटिंग पास्ट एसेट्स बिल्ट यूजिंग फॉरेन फंड्स। मतलब अगर आप फॉरेन फंड से कोई संस्था बनाए हैं तो उसको आप वैसे ही एग्जिट नहीं कर सकते हो। उस संपत्ति पे जो है गवर्नमेंट का अधिकार होगा, और गवर्नमेंट जो है अपने अंडरटेकिंग में उस संस्था को ले लेगी, चाहे जो भी संस्था का संपत्ति हो वो अपने अंदर में ले लेगी। तो ये मेन यहाँ पे दो कंसर्न है लोगों का, सिविल सोसाइटी का, ऑर्गेनाइजेशंस का, कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये संस्था को डिमोरलाइज किया जाए, और दूसरा चीज जो भी संपत्ति है जो एग्जिट करना चाहता है कि मैं एनजीओ अब नहीं चलाऊं, जो भी संपत्ति है उसको अब उसी तरह से यूटिलाइज करें या उसको बेचकर क्या करें, तो उस तरह में गवर्नमेंट जो है उसको एग्जिट करने में बाधा डाल रही है। मतलब आप नहीं जा सकते हैं, अगर फॉरेन फंड से आपका बना है पार्शियली या कंप्लीटली, तो आपको उस संपत्ति का, उस पे संपत्ति का अधिकार जो होगा गवर्नमेंट का होगा, और गवर्नमेंट उस संस्था को किसी और के हाथ में या किसी दूसरे के हाथ में दे सकती है। तो ये मेन पॉइंट था। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है, बाहर निकलने में बाधा, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते यदि यह नियम संगठनों को अपनी पुरानी संपत्तियों को गवाए बिना एफसीआरए नेटवर्क से बाहर निकलने से रोकता है। मतलब आपको अगर बाहर निकलना है, आप छोड़ना चाहते हैं संस्था, तो आपको संपत्ति भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, ये क्रिटिसाइज हैं क्रिटिक्स का। आगे देखते हैं क्या हो पाता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस का, बहुत से क्रिटिक्स का ये भी है कि गवर्नमेंट चाहती है कि अगर, मतलब ठीक है लॉ तो पहले से बना हुआ है, 2010 का है, आपने बहुत से अमेंडमेंट किए। पहले किसी भी खाता में, किसी भी बैंक अकाउंट में आप खाता होना था, लेकिन आपने क्या किया, एसबीआई में लेकर आया, ठीक है। आधार कार्ड मैंडेटरी किया, ये भी ठीक है। आपने मॉनिटरिंग सही से किया, ये भी ठीक है। आपने 50% से 20% पर एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च ला दिया, चलिए इतना तक ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि मान लीजिए जो संपत्ति है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो फंक्शनिंग सही से कर रहा है, रियल में जो जेन्यून काम कर रहा है सोसाइटी के लिए, मान लीजिए एजुकेशन फील्ड में या हेल्थ फील्ड में, उसको आप क्या कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए किसी पॉलिसी का, गवर्नमेंट के पॉलिसी का कोई जो है क्रिटिसाइज कर रहा है, या कोई मतलब उस तरह से गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहा है कि आप सही काम करिए, तो उसको भी जो है टारगेट किया जा रहा है, उस एनजीओ को टारगेट किया जा रहा है। मोस्टली जो है ये क्रिटिक्स का जो है ये दावा है, और क्रिटिक्स इस पे अड़े हुए हैं। तो आगे देखना है, जब संसद में बिल पास होगा, उस पर डिबेट होगा, तब आगे क्या होता है, कुछ चेंजिंग होता है कि नहीं होता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे जो भी प्रोविजंस आएगा। लेकिन मेन जो है आपको इतना ध्यान रखना है, एफसीआरए यहां से कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग जो है इसको हैंडल कर लीजिएगा। मेंस का भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, इजीली बन सकते हैं। मतलब ठीक है, एफसीआरए जरूरी है, गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करना जरूरी है। मान लीजिए फंड आ रहा है विदेश से, तो जरूरी है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसा आ रहा है तो उसको कहाँ यूज हो रहा है, सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आप दबाव बनाओगे संस्था पे, आप सही से फंक्शनिंग नहीं करने दोगे, तो कैसे काम करेगा। आप मॉनिटरिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं, जो गलत कर रहा है उसको आप जो है सजा दीजिए, आप उसको गाइडेंस करिए, ये जरूरी है, ये जरूरी होना भी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर का इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब तक फ्रीडम नहीं दोगे ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो कैसे रन करेगा, कैसे वो अपने सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर पाएगा। तो ये भी जरूरी है एक। तो यहाँ पे जो है अब आगे देखते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन है एफसीआरए से, अगर आप चाहते हैं सॉल्व करना, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, विथ रेफरेंस टू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप पढ़िए इसको, कंसीडर स्टेटमेंट हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। एफसीआरए
is a law that regulate the investment of foreign capital in India. क्या FCRA जो है वो क्या करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करता है? क्या ये सही है? अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे आंसर दे पाओगे? तो ये आप देखिए, दूसरा क्या कहता है, द लॉ मैंडेटेड दैट ऑल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड देमसेल्फ अंडर FCRA एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली फॉर 5 years. ठीक है, 5 years के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ये सही बात है। इसके बाद कैन रिन्यूड सब्सिक्वेंटली इफ दे कंप्लाई विथ ऑल नॉर्म्स। सही बात है, अगर आप 5 साल के बाद रिन्यूअल कराना चाहते हैं, अगर आप सब कुछ फुलफिल कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं, तो आपको रिन्यूअल हो सकता है। तो यहाँ पे दूसरा सही है। FCRA requires all individuals, associations, companies that receive foreign contribution to registered with government of India. सही है, हम लोगों ने देखा है कि अगर आप FCRA फंड लेना चाहते हैं, विदेशी चंदा लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा FCRA को अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो इसमें क्या, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3, कौन सा आंसर है आप लोग बताइए। इसमें आगे देखिए, हिंदी में भी दिया गया है यही क्वेश्चन। विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम जो है एक्ट है, उसके संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उस पर आप विचार करिए और उसका सही आंसर दीजिए। FCRA एक ऐसा कानून है जो भारत के विदेशी पूंजी निवेश फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी नियमित करता है। तो क्या आप लोगों ने पढ़ा है, क्या FCRA जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करता है? नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को नहीं कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, विदेशी चंदा को, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को जो है ये रेगुलेट करता है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है गलत है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तो कंट्रोल नहीं करती है, ये क्या करती है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है। तो ये पहला आंसर गलत होगा। दूसरा क्या कहता है, यह कानून अनिवार्य करता है कि सभी गैर संघारी संगठन NGO के अंतर्गत पंजीकरण कराया तथा उसका पंजीकरण प्रारंभ में 5 साल के लिए वैध होता है, जिसे सभी नियमों का पालन करने पर नवीकृत कराया जा सकता है। ये सही है, बिल्कुल सही है, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है 5 वर्षों के लिए होता है। तीसरा क्या कहता है, FCRA के अनुसार विदेशी अंशदान फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों, संघों, एसोसिएशन तथा कंपनियों को भारत सरकार के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है। यस, इट इज अ मैंडेटरी। तो ये भी तीसरा सही है। तो यहाँ पे पहला क्या है, गलत है। तो पहला कहाँ कहाँ है, ये भी गलत है। पहला यहाँ भी है तो ये भी गलत है, पहला इसमें भी है तो ये भी गलत है। आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, बी आंसर होगा। 2 and 3 क्या बोल रहा है, सही है। यहाँ भी देखना है सही है कि गलत बोल रहा है। तो सही है, कौन सा सही है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा पूरा FCRA के बारे में, क्या था हिस्ट्री उसका। 1976 में स्टार्ट हुआ, 84 में उसमें अमेंडमेंट किया गया। उसके बाद जो है उस सबको रिवील करके 2010 में एक नया एक्ट लाया गया, जो कि अभी तक चल रहा है। उस एक्ट का प्रोविजंस हम लोगों ने देखा, क्या क्या प्रोविजंस था, और उसके बाद जो है कौन कौन से कैटेगरी जो है उस प्रोविजंस में प्रतिबंध किया गया, MP MLA सरकारी कर्मचारी इस सबको। इसके बाद हम लोगों ने देखा बैंक खाता होना चाहिए, प्रायर परमिशन गवर्नमेंट से किस केस में लेना है, ये सब चीजों हम लोगों ने देख लिया। और 2026 में कौन कौन से प्रोविजंस लाने वाली है गवर्नमेंट, पब्लिक डोमेन में है, अभी बिल आई नहीं है, डिबेट होगा तो इसमें क्या चेंजेज होते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो है अभी चर्चा में है, और ये नेशनल सिक्योरिटी का गवर्नमेंट का कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसीलिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्टर प्रोविजन लेकर आ रही है। लेकिन ये कितना दावा सही है गवर्नमेंट का, क्योंकि आप ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करोगे, ज्यादा दबाओगे, तब तो वो संस्था ही नहीं चल पाएगी। आप जो है प्रॉपर वे में इसको गाइड करिए, जरूरी है। FCRA फंड को जो है रेगुलेट करना जरूरी है, लेकिन इतना भी रेगुलेट ना करिए कि संस्था काम ही ना कर पाए। तो ये भी एक डिबेट है, और इस पे क्या था प्रीलिम्स का क्वेश्चन, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों अब जो है थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बाकी इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे।
फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।